इंतज़ार हसन पंचोता साहब, आपसे हम इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बारे में पूछेंगे, मगर क्विकली पहले ये क्लियर कर दें कि ये जो नज़रसानी में कहा जा रहा है कि पीटीआई पार्टी नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी थी, तो अगर ये सीटें जो हैं लेट से कम से कम ये जो 41 सीटें हैं, अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिल जाती तो उससे पीटीआई को क्या नुकसान था? देखिए जी, नुकसान बिल्कुल ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुकी थी प्रैक्टिकली पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन 39 बंदे तो उनको फिर भी मिल रहे थे ना। देखिए वो मिल रहे थे, भी बहाल हो गई थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो उस मिलने के ऊपर भी फिर सवाल आता नहीं, मगर फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी नहीं तस्लीम किया जा रहा था। बिल्कुल पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया जा रहा था। फिर रिजर्व सीट्स की तरफ जो है वो कहा जा रहा था कि रिजर्व सीट्स जो है वो आप लिस्ट जमा नहीं हो जाती हैं। वो सारी ऐसी सूरत हाल थी। और आप पीछे चलिए ज़रा, 13 जनवरी को जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, जब फैसला दिया गया था बल्ले के निशान वाला, उस दिन जो कुछ हुआ, एक अराउंड 2-2:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी ने कोई और पार्टी का टिकट जमा करवाने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि एक कन्फ्यूजन रही। ठीक है, बहरहाल आप भी तस्लीम करते हैं कि पीटीआई का इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ना बनना एक बहुत बड़ा कानूनी ब्लंडर था। सर देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात है इस वक्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कंवल शोजब जो है वो पिटिशनर थी। कंवल शोजब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी। कंवल शोजब पीटीआई की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, उसके नाम के आगे वही लिखा हुआ है पार्टी ने। तो कंवल शोजब इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग, मतलब उनका मौक़िफ़ ये तो नहीं था कि पीटीआई की उनका तो अपने लिए था ना। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट के पास बहरहाल, चले ठीक है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपनी पावर इस्तेमाल की है। अब ये बता दें, इमरान खान साहब से क्या आज बात हुई और खान साहब ने सुना है, इकरार कर लिया कि उन्होंने जीएचक्यू के सामने पुरअमन मुजाहरे के लिए कहा था। ये भी बड़ा एतराफ़ है। सर ये मैं उसको कल की मुलाकात के ऊपर भी आपको ज़रा क्लैरिफाई करूं कि एक सहाफ़ी ने जेल प्रोसीडिंग्स के दौरान खान साहब से ये सवाल किया, उनको शायद कोई गलत शुबा हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उन्होंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यही सवाल किया कि आपने ये इस तरह का बयान दिया है, तो क्या ये आप इसको मानते हैं? खान साहब ने कहा मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जमात की एक तारीख़ है, हम हमेशा से पुरअमन रहे हैं और सबसे अहम मौका अगर हमारे लिए था कोई कि किसी किस्म का एहतजाज किया जाता तो वो उस दिन था जिस दिन मेरे ऊपर वज़ीराबाद के अंदर हमला हुआ था, मुझे गोलियां लगी। 9 मई के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल खान साहब ने नहीं दी। सर पुरअमन एहतजाज की कॉल एक जनरल कॉल हमेशा से, एक माहौल था पीछे। 14 मार्च को खान साहब के घर के ऊपर जिस तरह से 26 घंटे नहीं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कोई कॉल नहीं दी थी कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सुबह एक वीडियो तो उनकी आई थी। वीडियो जो आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो मुझे वारंट दिखाएं, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा। अगर आप कोई इलीगल एक्शन करेंगे तो फिर हो सकता है कि लोगों को चांस मिल जाए कि आप, और वो ये वही हुआ। इन्होंने खुद एक वो ट्रैप बनाया और उसमें हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया। आप देखिए कि किसने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई जाए और कौन लेकर गया सीसीटीवी फुटेज जहां से। चलें अब क्विकली बता दें खान साहब से आज की आपकी कोई मुलाकात हुई, इसमें क्या? देखिए जी, सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये है कि खान साहब ने जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दी है। बाद में फिर पीछे तो नहीं हट जाए कि मेरी गलती थी? नहीं, देखिए जी काजी फाजिसा के खिलाफ भी देखिए इस वक्त हमने जितना तहम्मुल का मुजाहरा किया आपके सामने है कि 9 मई इटसेल्फ जिसकी बात हो रही है, 9 मई को जिस तरह से एक फ़ैसला दिया गया, उसके बाद फिर एक अगस्त के अंदर एक फ़ैसला आया, फिर आगे उसके बाद फिर से ऐसे फैसला जाता है। लेकिन फैसलों की बुनियाद पे तो जजों के खिलाफ रेफरेंस सर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये जो टेरियान वाइट केस के अंदर जो फाइंडिंग्स आई हैं साथी जजेस की, ये अब तो जजमेंट है। टेरियान वाइट केस में बजाय जुडिशियल कंडक्ट नहीं है, ये पर्सनल कंडक्ट था उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। सर हमने बात करनी है एक जज के ओथ की। ओथ लिया जाता है कि आप किसी के खिलाफ इस किस्म की नहीं करेंगे और आइन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आइन के पासदारी करेंगे।
आप ये कह रहे हैं कि टहरियान केस में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट ज़ेर बहस है या जुडिशल कंडक्ट? सर देखिए, जुडिशल कंडक्ट भी उसको उन्होंने फिक्स एडमिनिस्ट्रेटर साइड पे ही किया था कि आप उसको फिक्स करें, लेकिन जाहिर है वो अगर एक ही शख्स तो है ना, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करें या एज अ जज काम करें, मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आपको वो ट्रस्ट भी इसलिए मिला है कि आप सीनियर तरीन जज हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बता रहे हैं खान साहब जो हैं उन्होंने ओके कर दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस को, तो आप भी हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे चीफ जस्टिस अहमद फारूक के हवाले से? शायद कंप्लेंट में तो और बहुत सारी बातें भी होंगी, कुछ चीज़ें तो अभी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं और जजेस ने ख़त भी लिखा था, 6 जजेस ने, तो आप समझते हैं कि वो मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं जुडिशल काउंसिल में अगर ये मामला टेकअप होता है? एक तो जो कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाएगी वो उसमें देखेगी मेरिट्स हैं नहीं है, वो तो अल्टीमेटली उन्होंने फैसला करना है कि उसमें क्या है। ये जो कुछ चीज़ें जो टहरियान वाइट केस के हवाले से या इस किस्म की, ये प्रीवियसली मतलब ये ऑर्डर आया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो नया बेंच बना था, उन्होंने तफसीली फ़ैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने काफ़ी जो है वो लिखी थी कि जो फैसला था टहरियान केस का वो क्यों डिले हुआ, उसके पीछे वजूहात क्या थी। तो वो जो वजूहात हैं अगर तो उस किस्म की होंगी तो वो तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसको देखेगी और उस पर मतलब उस फैसले में भी ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। फैसला बहरहाल था, उसमें फैक्ट्स रिपोर्ट किए गए थे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह जो है वो जो जस्टिस कियानी है या उस वक्त कोई बेंच जो है उन्होंने कह रहे थे कि उन्होंने नोट लिखा था रजिस्ट्रार को कि इसको जो जजमेंट है वो जो है वो अनाउंस कर दी जाए, तो वो अनाउंस नहीं हुई। तो अगर अनाउंस नहीं हुई तो उसके तनाजुर में क्या क्या वाक़यात हुए, सारे वाक़यात का जिक्र उस जस्टिस जहांगीरी साहब के जो 3 मेंबर बेंच है उसमें मौजूद है। तो वो फेट अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देखेगी कि किस हद तक वो चीज़ें उसके आती हैं मिसकंडक्ट में या नहीं आती। ठीक है। अच्छा असरात मलिक साहब, हमने तो ये भी सुना था, बल्कि इंतजार से पंजोता साहब, कि इमरान खान साहब ने शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कोई रेफरेंस के लिए किया था, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा वैसे? जी, वो उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा। और वो जल्द जो है वो आपके सामने कौन उनको देख रहा है? अली जफर साहब। अली जफर साहब। अस्सलाम मलिक साहब, कितना स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक जुडिशल काउंसिल के अंदर? देखिए जी, अब वो उनके कंडक्ट के हवाले से पीटीआई क्या मटेरियल जो है वो अटैच करती है अपनी कंप्लेंट में कि जी किस तरह उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वैसे अगर डिटेल जजमेंट का इंतज़ार कर लेते पीटीआई तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी बहुत कुछ उसमें होगा। लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ इलेक्शन से पहले, इनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड या फिर इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 से 47 के हवाले से जो इनके चार्जेस हैं वो अगर ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर लियाकत चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद नहीं मालूम कि चट्टा साहब कहाँ हैं, तो वो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, खासकर जो चट्टा साहब की स्टेटमेंट है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर काखड़ की स्टेटमेंट है। आप उन्हें गवाह बनाएंगे? वो नहीं, हम गवाही की बात नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंटली आप देखेंगे उनको। अच्छा, हम नहीं ये बताएं ना, चीफ जस्टिस कालिफ ईसा से मुतल्लिक भी आप जजेस कमेटी को कोई खत लिख रहे हैं, कंप्लेंट, ये किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? सर देखिए, ये हमारा इस्तेकाक है, ये हमारा राइट है। वो तो हम शिबली फराज साहब ने भी लिख दिया था लेटर, राइट तो आपका है, जो मर्जी करें, लेकिन कानून सर देखें, पब्लिक डोमेन के अंदर हमने कुछ चीजें सामने रखनी है और रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए। मतलब सर पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आप ये लेटरबाजी कर रहे हैं? अगर लेटरबाजी करनी हो फिर अखबार वालों को वो आप प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं जजेस कमेटी के सामने। आज आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कल आप जजेस कमेटी के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी करेंगे। देखिए नहीं, हम रखना चाह रहे हैं एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनकी वाइफ पब्लिकली इमरान खान के खिलाफ लेटर्स लिख चुकी है, और कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में वो खुद भी कुछ ऐसे फोरम्स पे बात कर चुके हैं, आपको मालूम है कि जहां उनका बनता नहीं था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो एक बायस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये कंप्लेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपने? नहीं, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है सर, हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली बेंच जो है वो, अच्छा बेंच वो बनाते हैं। आप रिलीफ भी चाह रहे हैं जजेस कमेटी से? सर हम जजेस कमेटी, ये आप एक नई मिसाल कायम करेंगे, बाद में देख लें पे जजेस कमेटी के फैसलों के खिलाफ लोग 184 में भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर वो मार्किंग करते हैं तो हम उनके नोटिस में लाना चाहते हैं। अभी आपने रजिस्ट्रार की जो केस लगाने का
जो वो प्रैक्टिस थी उसको कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया कि रजिस्ट्रार ने ये केस उस जज के सामने नहीं लगा दिया, उसके सामने नहीं, कभी किया आपने? सर ये पहले कभी हुआ भी नहीं है पाकिस्तान में, जो वक्त हो रहा है ना, ये कभी हुआ है? बहुत कुछ चीजें पहली दफा ये जो कुछ हो रहा है ये पहले कभी आपने देखा है कि इस तरह से चीफ जस्टिस इतना ओपन हो के तो साइड्स लें और बातें करें? तो ये